इतिहास के कक्षा नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर हम प्रीवियस ईयर क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले हमने जाना था कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्या होती है। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये आपका एक मेजर सब्जेक्ट भी है। हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का कोई भी प्रश्न हो गया, उसके अलावा आप जीके जीएस, ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी होता है इन सभी सिलेबस को कवर करना। बाकी आपने अभी तक हमारी पिछली इतिहास की, साथ ही साथ जियोग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देख सकते हो। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इतिहास की कक्षा नंबर 5 रहेगी ये, और इतिहास की कक्षा नंबर 5 में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हमने इतिहास को जाना था कि इतिहास क्या होता है, इसका काल विभाजन भी समझा था। काल विभाजन के बाद किस काल में क्या चीज़ विकसित हुई थी ये भी हमने समझा था। उसके बाद हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता कैसे आई, कैसे उसका विकास हुआ, और फिर उसके बाद हमने उसके आगे के काल को जाना था। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इतिहासकारों के हिसाब से भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत के पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, पर फिर भी अनुमानित बना गया है कि वो प्राकृतिक यानी कि बाढ़ वगैरह आने की वजह से उस सभ्यता का खात्मा हुआ था। उसके बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। वैदिक सभ्यता कैसे आई ये देखिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तर भारत में, मैं भारत का मैप बना के दिखा देती हूँ। देखिए, ये होता है ऊपर वाला पोर्शन यानी कि उत्तर, दक्षिण ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ऊपर वाला पोर्शन यानी कि जहाँ पे वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ जम्मू कश्मीर, बिहार है, और नीचे की साइड में राजस्थान है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका पड़ जाता है उत्तर भारत की साइड में। तो वर्तमान का जो हड़प्पा सभ्यता है ये यहीं पर विकसित हुई थी। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जब यहाँ पे विकसित हुई थी तो जो ईरान से आर्य आए थे वो लोग भी आकर के उत्तर भारत में ही आए थे, और आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। ये आप आगे की थ्योरी में ही पढ़ोगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। बहुत अच्छे से पता होगा, इसे पिछली वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। साथ ही में हड़प्पा सभ्यता का मैं प्रीवियसली बता रही हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, साथ में वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो अपनी माता का नाम लगाते थे, पीछे नाम के पीछे अपनी माता का प्रयोग करते थे, इसीलिए उनको मात्र सत्तात्मक बोला गया। बाहरी देशों से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चलता था, जो कि नदियों के कई सारे स्रोत और मुहरे वगैरह जो मिली है उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। वो सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मोहरों का प्रचलन था। ये सारी की सारी आप विशेषता के रूप में लिख सकते हो। एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न आया, और एसएससी एग्जाम में, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन में। आर्थिक समानता का अभाव था, यहाँ पर याद रखिएगा, आर्थिक समानता का अभाव था, ना कि था। वहाँ पे अभाव यानी कि कमी थी आर्थिक समानता की। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड आया था वो आया था 1500 ईसा पूर्व से। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था? 2600 से शुरू हुआ था, वो 2600 से 1900 तक का था। इसी के बीच यानी कि 1500 से शुरू हुआ था वैदिक काल। वैदिक कल्चर कैसे शुरू हुआ? यहीं से भारत के इतिहास की बिल्कुल ट्रेंडिंग, मतलब बिल्कुल शुरुआती इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ये आप समझो, क्योंकि वैदिक कल्चर के बाद का जितना भी पोर्शन आपको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व 1500 ईस्वी तक का इसका था। साथ में वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। इससे पहले हड़प्पा जो थी वो नगरीय थी, गंगा नदी के पास विकसित हुई थी, मुद्राओं का प्रचलन था, पितृसत्तात्मक समाज था, और लोहे का प्रयोग इसके अंदर आगे जाके और शामिल हुआ। ये 4 से 5 पॉइंट आप समझ सकते हो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच के अंतर का। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो आए थे वो उत्तर भारत की साइड में आए थे, और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र था, यानी कि पहाड़ी इलाके की बात नहीं हो रही, यानी कि जम्मू कश्मीर के साइड में ये विकसित नहीं हुआ था। ये राजस्थान, बिहार और पाकिस्तान वगैरह के इलाके में मौजूद हुआ था, यहीं पर विकसित हुए थे। तो मैदानी इलाकों में ये लोग रहते थे। आर्य कौन थे ये भी पता चलेगा, ये लोग रहते कैसे थे, कैसे इन्होंने वेद वगैरह का रचना की, ये सब भी पता चलेगा। इस कारण आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र जो बना वो उत्तर भारत बना, और इसी काल में उत्तर भारत यानी कि जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है, ये सभी था। और उस समय पे ये सब महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका नाम कैसे पड़ा, देशकाल क्या था, ये भी देखो। वेदों की रचना का काल इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसी काल में वेद की हुई थी रचना। जो आज के टाइम पर ऋग्वेद, सामवेद ये सब पढ़ते हो, ये उसी टाइम पे रचना हुई थी।
वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव लेता आया। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों से ही मिले हैं और यही कारण है कि इसको वैदिक सभ्यता का नाम रखा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको, वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों के बारे में हमें वेदों से पता चला है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता का नाम दे दिया है। वैदिक काल का विभाजन ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, यानी कि जो पंजाब और अफगानिस्तान थे, यहाँ पर बसे हुए थे। आर्यों द्वारा निर्मित की गई वैदिक सभ्यताएं जो मध्य एशिया में आर्यों के द्वारा लगाई गई थी, यानी कि एशिया से मध्य एशिया के साथ में ही विकसित हुए थे। ग्रामीण सभ्यता को विकसित किया इन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अब देखिए, संस्कृत भाषा वर्तमान के ब्राह्मण भी बोलते हैं, तो आर्यों के द्वारा ही ये ब्राह्मण जो वर्ग निकला ये इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ब्राह्मण जो वर्ग निकला था वो इसी टाइम से निकला था। वैदिक काल में राजतंत्र का भी जो है उसके अंदर प्रचलित था। आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। 5 भाग कौन कौन से थे ये भी देख लो आप। उसमें एक कुल था, एक ग्राम था जिसको ग्रामीणी बोला जाता था, कुल का जो प्रमुख होता था उसको पुरोहित बोलते थे। ये चारों पॉइंट लिख लेना आप। एक यानी होता था, यानी कि जो मुखिया होता था। विश को विशपति बोलते थे। राजन जो होता था वो राष्ट्र का पति होता था, और जो सेना का प्रमुख होता था उसको सेनानी बोलते थे। राजा कर भी लेता था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कर लेने के पीछे जनता के पीछे कोई प्रेशर नहीं होता था। वो जनता से कोई बहुत, जैसे निरंकुश, जैसे हिटलर था। हिटलर क्या करता था कि जो यहूदी से कर लेता था वो फिक्स कर ले लेता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, जनता अपने हिसाब से जो देती थी राजा उसको रख लेता था। वैदिक कल्चर समझ लिया। देखो, वैदिक कल्चर के बाद इसी वैदिक काल को 2 भाग में बांटा है। वैदिक काल जब आया था शुरू से तो उसको बोला गया एक ऋग वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद को बोला गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। वैदिक काल, ऋग वैदिक काल जो आया था वो कब से कब तक था, और क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। यहाँ पर देखिए, वैदिक कल्चर का वैदिक काल पूरी जो सभ्यता मानी जाती है 1500 से शुरू हुआ था और 600 ईसा पूर्व तक रहा था। 1500 से 1000 तक था ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 तक था उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000, ठीक है, 1000 से 600, ये आप याद रखना। 1500 से 1000, 1000 से 600, ये 2 काल जो थे वैदिक सभ्यता को विभाजित करते हैं। ऋग वैदिक काल को हम सबसे पहले देख लेते हैं। और ऋग वैदिक काल कब से कब तक था, 1500 से 1000। अभी मैंने बताया आपको। ऋग वैदिक काल जो था, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह आया। कहाँ से आया, ईरान से आया, और यूरोप की तरफ से आया था, और ये लोग ईरानी भाषा ही बोलते थे। ठीक है, इसका जो रचना काल माना जाता है वो 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। ऋग वैदिक काल में प्रशासन देखो किस तरीके से बटा था। प्रशासन का मतलब होता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था। राजा होता था, राजा किस तरीके से काम करता था, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है। प्रशासन यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ये सबसे छोटी इकाई होती थी। एक कुल होता था, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जितने लोग शामिल होते थे। मतलब मान लो एक घर है, उस घर के अंदर अगर 6 लोग हैं तो वो 6 लोग मिला करके एक कुल का निर्माण करते हैं। उस समय पे इस तरीके की प्रशासन में शब्द प्रयोग किया जाता था। परिवार के मुखिया को कुलुप कहते थे, यानी कि उस घर का जो प्रधान होगा, जैसे आज के घर के 6 लोग हैं उनमें सबसे प्रधान होता है घर का पापा, मतलब घर के जो पिता होते हैं वो उनको प्रधान माना जाता है। तो उस समय पर जो प्रधान होता था यानी घर का जो मेंबर होता था उसको कुलुप बोलते थे। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना था। ग्रामों का संगठन होता था जिसको विश्व बोलते थे। विश्व का संगठन होता था जिसको जन बोलते थे। जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे, और राष्ट्र में होता था एक मुखिया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका आपको और इजी नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आपको टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए तो आप कुछ मत करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इसके और शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पूछ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जन का शासक जो होता था उसको राजन बोलते थे। राष्ट्र का जो प्रधान होता था उसको सम्राट बोलते थे। अभी आपको ये सारी चीज़ें याद करने में कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मेरे पास बहुत इजी ट्रिक है, आराम से समझ लोगे आप टेलीग्राम पे जा करके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन सभी इजी नोट्स रखे हुए हैं। शुरुआत में जब ये इस तरीके का राजा होता था, और राजा जो था वो निरंकुश होता था, यानी कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उस समय पर ही राजा बहुत ही अच्छा होता था, और धीरे धीरे जब ये राजनीतिक व्यवस्था बनी, जब ये पद आगे चल के वंशानुगत हुआ, तब जा करके राजा और निरंकुश हुआ, और फिर उसके बाद राजतंत्र व्यवस्था और ऊपर तक उठी। ये आगे की व्यवस्था में आप पढ़ोगे। ऋग्वेद जो आया था, ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण उसके अंदर संस्थाएं थी। संस्था का मतलब होता है संगठन। एक थी सभा और एक था समिति। सभा में कौन होते थे, ये सबसे उच्च सदन होता था जिसके अंदर बुद्धिमान और
अच्छे लोगों को शामिल किया जाता था। जैसे अकबर था, अकबर में अकबर की जो प्रजा थी, अकबर की जो सभा थी, उसमें 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन थे? उसके 9 सैनिक या सिपाही थे। उसमें से एक था कौन? बीरबल, जो बहुत ही चतुर था, बहुत ही बुद्धिमान भी था। तो इसी तरीके से एक सभा यहाँ पर भी बैठाई गई थी वैदिक काल में। ये सब चीज़ों का उल्लेख ऋग वैदिक काल में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको धर्म देखना है, धर्म क्या है। फिर उसके बाद आप धर्म में ये भी देखोगे कि 12 रत्नी कौन थी, इसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। अब आप जाकर के पार्ट 2 देखिए, जिसमें आपको धर्म के बारे में, साथ में इसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जाकर के कक्षा नंबर 6 पार्ट देखिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।